हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए यहाँ पर आप आइए और आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे हर एक टॉपिक के लिए आपके पास वीडियो अवेलेबल है। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे, कहीं पे भी आप जाकर देखेंगे 100% फ्री ही मिलेंगे। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, ना कोई पैकेज लेना और ना ही किसी तरह के कूपन को परचेज़ करना है। इवन हमारे ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे आपको सारे ही वीडियोस चैप्टर वाइज, आपके टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज अरेंज मिलेंगे, जिसमें आपको एक टॉपिक के बाद उसके कनेक्टिंग टॉपिक को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक के बाद एक सभी टॉपिक आपके लिए टोटली अरेंज मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास बुक में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं 100% फ्री, और साथ ही साथ आपके टेस्ट और एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ पर टाइम टू टाइम कराई जाती है। आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हों, बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी की तैयारी आपको यहाँ 100% फ्री कराई जाती है। इवन सीबीएसई द्वारा कोई भी चीज़ नया नोटिफिकेशन आता है या कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ कोई भी चीज़ होता है, हम आपको उससे भी जानकारी हमेशा कराते रहते हैं। तो जब आपको इतनी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं तो इनका फ़ायदा उठाइए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतज भाग 1। इसके काव्य खंड का अध्याय है 13, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें समझाई, एक एक करके समझाती हूँ। क्लास 9th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए या बी सिलेक्ट करना ये आपके स्कूल का काम है, वो आपके स्कूल में जो भी चल रहा होगा आपको वो दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ कोर्स ए चलता है तो आपके पास बुक रहेगी शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और अगर आपके यहाँ कोर्स बी चलता है तो आपके पास बुक रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि हमारे सिलेबस का नहीं है। आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर वीडियो के साइड में आपके पास यहाँ पर बुक मेंशन रहती है कि ये किस बुक से चैप्टर लिया गया है। अब आ जाते हैं, जैसे हमने बताया कि कोर्स ए में हमारी बुक है शतज भाग 1, ये हमारी हिंदी की मेन पुस्तक है। तो ये हमारी जो पुस्तक है ये दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में हमारी के एकांकियाँ, कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास के अंश, ये सभी कुछ आते हैं। और काव्य खंड में हमारी कविताएं, दोहे, पद, समयें, साखियाँ, वाक, शबद, कविता, गज़ल, गीत, सभी कुछ आता है। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं काव्य खंड कर रहे हैं। काव्य खंड का ये हमारा आखिरी अध्याय है, 13 संख्या पाठ है, और ये है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता लिखी हमारे सामने राजेश जोशी जी ने। ये एक ऐसी कविता है जो वाकई हमें सोचने के लिए मजबूर करती है हमारे समाज की एक विकट समस्या पर, कि बच्चे आखिर क्यों काम कर रहे हैं इस पर। तो ये कविता हमने लाइन बाय लाइन अर्थ में समझा है, उसकी व्याख्या भी करी है, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी कि बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, यानी कि ये पूरा चैप्टर हमने फिर से पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस किए जो एनसीईआरटी बुक से अलग के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद हमने इसी चैप्टर पे एमसीक्यूज़ किए, सारे कर लिए हमने एमसीक्यूज़। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अब आता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो हम ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज, जो हमारे सब्जेक्टिव रूप में हैं, सब्जेक्टिव पैटर्न में हैं, और जो हमसे पिछले कुछ सालों से लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम आपके लिए निकाल के लेकर आए हैं। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं हमारी बुक में, ये दो तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं। एक होता है काव्यांश आधारित और एक होता है संपूर्ण पाठ आधारित। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है काव्यांश आधारित प्रश्न। काव्यांश आधारित प्रश्न में जो रहते हैं वो दो पैटर्न में पूछे जाते हैं। पहला होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड, जो हम एमसीक्यूज़ वाले अपने क्वेश्चन जो हमने वीडियो किया है उसमें हमने एमसीक्यूज़ बेस्ड काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न किए हुए हैं। आज हम कर रहे हैं काव्यांश आधारित जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। ये दो तरह से आते हैं, अति लघु और लघु उत्तरीय। अब कन्फ्यूज़न है कि इसमें क्या अति लघु है क्या लघु है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है। कोई भी काव्यांश आधारित प्रश्न रहेगा तो उसमें मार्किंग दी रहती है। जो प्रश्न 1 नंबर का है वो आपका अति लघु प्रश्न है, जिसे आपको 20 से 25 शब्दों में उसका उत्तर देना है।
और अगर वो प्रश्न 2 नंबर का है तो आप समझ लीजिए कि वो लघु उत्तरीय है। फिर उसका उत्तर आपको कितने में देना है? उसका उत्तर आप देंगे 30 से 35 शब्दों में। तो इस तरीके से देना है। तो काव्यांश को पढ़ना पहले ज़रूरी है। माना कि पठित है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो पहला जो हमारे सामने काव्यांश आ रहा है क्या है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो अब क्या था, हमारे जो कवि हैं वो एक दिन उन्होंने सुबह सुबह, ठंड का मौसम था, कोहरे से ढकी सड़क थी, सुबह सुबह, और कुछ बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे थे। तभी उनको देखकर उन्होंने ये कविता लिखी। क्या है? सुबह सुबह का समय था, कोहरे से ढकी हुई सड़क थी और कुछ बच्चे वो काम पर चले जा रहे थे। ये देखते ही कवि के मन में थोड़ी पीड़ा उठी। तब वो क्या बोलते हैं? हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। यानी ये पंक्ति जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। भयानक इसलिए है क्योंकि इसे हम एक विवरण की तरह, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन जबकि इसे लिखा नहीं, पूछा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों का काम क्या है? उन्हें पढ़ना है, खेलना है, काम करना उनका नहीं काम है, वो उन काम नहीं करते हैं। लेकिन तब भी ये सवाल है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये हमें विवरण की तरह नहीं, यानी कि एक स्टेटमेंट की तरह हमें नहीं लिखना है, इसे हमें एक क्वेश्चन की तरह लिखना है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इस पर पहला प्रश्न है हमारा इस काव्यांश पे। बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है और क्यों? किस तरह उठाना चाहते हैं? वो एक सवाल की तरह उठाना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि काम करना बच्चों का लिए नहीं है, काम बड़े करते हैं। बच्चों के लिए क्या है? खेलना, कूदना, पढ़ना, इसलिए वो उसे उठाना चाहते हैं। बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कवि एक सवाल की तरह उठाना चाहता है, क्योंकि इसे विवरण की तरह लिखे जाने से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। मतलब हम अगर सिर्फ लिख देंगे तो लोग पढ़ के छोड़ देंगे। अगर हम क्वेश्चन की तरह लिखेंगे तो होता है ना, सवाल अगर हमारे सामने है तो हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह वो बोलते हैं कि अगर हम विवरण की तरह लिखेंगे तो लोग पढ़कर छोड़ देंगे। इसकी संभावना अधिक है कि अगर इस मुद्दे को हम सवाल की तरह उठाने से बाल श्रम की समस्या को दूर करने में कारगर उपाय हो। यानी कि अगर हम इसे एक सवाल की तरह लिखेंगे तो लोग इसका आंसर ढूंढेंगे और तब इस बाल मजदूरी जैसी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, साधारण वाक्य का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जैसे मैंने बताया कि एक साधारण जो होता है या सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है तो उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साधारण वाक्य का लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। विवरण आदि रूपों में लिखे गए साधारण वाक्य को लोग सामान्य रूप में पढ़ लेते हैं, यानी कि वो नॉर्मल बेसिस पे उन्होंने उसको पढ़ लिया, उसकी गहराई अथवा उसमें निहित संदेश की ओर ध्यान नहीं जाता। होता है ना कि कोई अगर हम सवाल की तरह लिखेंगे ना तो तब उस वाक्य की या उस समस्या की गहराई में हम जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर क्या है, हम जो है चुपचाप उसको एक संदेश की तरह लिख देंगे और ध्यान नहीं देंगे और उसको बिल्कुल भी इधर से उधर हो जाएगा। मतलब हमारी कही बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में उन्हीं बातों और वाक्यों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है जो प्रश्न आदि रूपों में विशेष ढंग से लिखे जाते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देंगे तो लोगों का नहीं हुआ, हमें सवाल की तरह लिखेंगे तो लोग उसका जवाब ढूंढकर लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा और लोग उस पर ध्यान देंगे और उस जवाब को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, परिवर्तन क्यों आवश्यक है, वह किस प्रकार लाया जा सकता है। अब जो ये जो कविता है ये समस्या है बाल मजदूरी की। अब बाल मजदूरी किसी भी हाल में किसी समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। समाज में बाल मजदूरी जैसी बुराइयों को दूर करने हेतु परिवर्तन करना आवश्यक है। पहले सामाजिक ढांचे को जब हम बदलेंगे तभी इन बच्चों को हम काम करने से रोक सकते हैं, है ना। तो ये समस्या का निवारण के लिए समाज में परिवर्तन जरूरी है।
ये समाज में फैली बुराइयों की पहचान करके एवं उनके प्रति जन सामान्य को संवेदनशील बनाकर लाया जा सकता है। लोगों को इस बारे में सेंसिटिव बनाना पड़ेगा कि आखिर ये बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको काम नहीं करना है। तो समाज को पहले उस तरफ हमें मोड़ना पड़ेगा कि ये एक गलत चीज़ है, हमें ये नहीं करना चाहिए। जब हम इस चीज़ की संवेदना लोगों में जगा देंगे तभी ये बाल मजदूरी कम हो सकती है। अब सेम जो हमारे पास पैरा अभी हमने काव्यांश पढ़ा ना, उसी पे ये एक्स्ट्रा 3 और प्रश्न हैं। क्या दिया है देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को प्रश्न की तरह क्यों लिखा जाना चाहिए। आखिर उसे विवरण की तरह नहीं लिख के हमें प्रश्न की तरह क्यों लिखना चाहिए। उक्त पंक्ति को प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए ताकि हम सब इस समस्या की गंभीरता को समझ सकें कि आखिर इसमें इतनी गहराई क्यों, ये इतना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। इसकी गहराई में जाकर कारणों की पड़ताल करें तथा इन्हें समाप्त करने के उपाय करें। पहले तो इनके कारण हम जानेंगे, फिर इनको समाप्त करने के उपाय करेंगे। इसीलिए इसको हमें कैसे लिखना है, प्रश्न की तरह। जब प्रश्न हमारे सामने कोई आता है तो हम प्रश्न को समझते हैं, उसमें जो पूछा गया है उसके आंसर को ढूंढते हैं, तभी होता है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इसको प्रश्न की तरह लिखिए, तभी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसका निवारण भी निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि की पीड़ा का कोई आधार है या आधारहीन है। संक्षेप में लिखिए। तो इसका निराधार या आधारहीन है कि नहीं, आपको ये बताना है। कवि की पीड़ा निराधार अथवा आधारहीन नहीं है, यानी कि इसका कोई आधारहीन हम इसको बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। उसकी पीड़ा का मजबूत आधार है और वह है भयंकर सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों के काम पे जाना। आप अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे कि किस तरीके से, जिस समय बच्चे रज़ाई के अंदर दुबके हुए पड़े रहते हैं, उस समय वो छोटे बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं काम पर, तो क्या आपको चिंता नहीं होगी? उसी तरह हमारे कवि को भी चिंता हो रही है। बचपन में बच्चों द्वारा काम करना और उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर ना मिलना किसी भी समाज और देश के लिए लज्जाजनक विषय है। भाई, किसी भी देश या समाज के लिए भविष्य होते हैं उस समाज के बच्चे। अगर बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तो क्या हमारा भविष्य ऐसा होगा? तो अगर हम अभी से इस पे नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है भविष्य में हमारा देश या समाज कमज़ोर हो जाएगा। और प्रेजेंट समय में अगर ऐसा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही सोच विचार की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, कोहरे से ढकी सड़क किस मौसम का संकेत देती है व बच्चे कैसे वातावरण में काम पे जा रहे हैं। तो कोहरा कब पड़ता है? कोहरा ठंड में पड़ता है, सर्दी में पड़ता है। तो ये कौन सा वातावरण है? सुबह सुबह ठंड का, क्योंकि कोहरा सुबह के समय ही रहता है। तो ये सुबह सुबह का समय है ठंड का। और ये किस वातावरण में जा रहे हैं? ठंडक के मौसम में वो काम पे जा रहे हैं। कोहरे में से ढकी सड़क कपकपाती सर्दी के मौसम का संकेत देती है। कोहरा कब पड़ता है? जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यानी कपकपा देने वाली ठंड है। बच्चे विषम वातावरण में काम पर जा रहे हैं, ऐसा वातावरण जो उनके अनुकूल नहीं है। कपकपाती सर्दी में कोहरे से ढकी सड़कों से बच्चों को सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। तो मतलब ये जो सर्दी है ये कैसी दी हुई है? ये एकदम कपकपाती हुई सी सर्दी है। और इस कंडीशन में बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो काम पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखनी है कि ये बताता है कि ये मौसम बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनको घर पे रहना है या स्कूल जाना है, ये जा सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, मगर इस ठंड में वो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं। अब हम आ गए अपने दूसरे काव्यांश पे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा काव्यांश अब हम पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो अब इसको समझिए क्या है। अब ये वो परिस्थितियां बता रही हैं, कह रहे हैं कवि, क्या बच्चों के लिए जो सारी चीजें थी वो सब कहीं समाप्त हो चुकी हैं, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। तो बच्चे किससे हैं, गेंदों से खेलते हैं ना। क्या इस पृथ्वी से सारी गेंदें गायब हो गई हैं, क्या नहीं है। या दीमकों ने खा ली हैं सारी रंग बिरंगी किताबें। अब छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें कितनी रंग बिरंगी पिक्चर्स होती हैं, कितना अट्रैक्टिव बुक्स होती है ना। तो वही कह रहे हैं, क्या वो सारी रंग बिरंगी किताबें किसी दीमकों द्वारा खा ली गई हैं, जो सारी किताबें इस धरती से नष्ट हो गई हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। अब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो क्या ये जितने खिलौने इस पृथ्वी पे थे वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो इस पृथ्वी से सारे खिलौने खत्म हो गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो बच्चे स्कूल में और मदरसों में पढ़ने जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों के जाने की जगह थी पढ़ाई करने की, वो क्या भूकंप आया और सारे स्कूल की इमारतें और मदरसों की इमारतें गिरकर खत्म हो गई हैं, जो अब उनके पढ़ने का स्थान नहीं बचा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो बच्चों के खेलने की जो जगहें थी, यानी कि वो बगीचे, घर के आंगन और मैदान, वो सभी क्या एकाएक सब खत्म हो गए। अब इन सभी के ना रहने का उन्होंने कारण क्या क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं और बच्चों के लिए जो सारी चीजें निर्मित थी, क्या वो इस पृथ्वी से गायब हो गई हैं, जो ये प्यारे प्यारे बच्चे छोटे छोटे जो काम पर जा रहे हैं। अब इस पर प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, कवि बच्चों के लिए क्या सुख सुविधा चाहता है और क्यों। वो किताबें चाहता है, खिलौने चाहता है, वो गेंदे चाहता है, स्कूल चाहता है, ये सभी कुछ वो चाह रहे हैं ना। तो वो सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी सुख सुविधाएं हैं। तो कवि बच्चों के लिए रंगीन किताबें, गेंदे, खिलौने, मदरसे यानी कि विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन तथा अन्य सभी सुख सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है, ताकि नन्हे बच्चे खेल कूद सके, पढ़ लिख सके और निश्चित जीवन जीकर अपना भविष्य संवार सके। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर बच्चों को हम ये सारी चीजें देंगे तो उनका बचपन, जो एक्चुअल बचपन बीतता है, वो वैसा ही रहेगा, उन्हें काम पर नहीं जाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि हम अगर ये सारी चीज़ें उनको दे दें तो बच्चे काम पर नहीं जाएंगे और वो अपना पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनका विकास होगा, शारीरिक और मानसिक विकास जो होगा वो उनका जीवन अच्छा आगे चलकर बनाएगा। तो ये सारी सुख सुविधाएं वो देना चाहते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। उसी काव्यांश का हमारा प्रश्न संख्या दूसरी है, क्या मदरसों की इमारतें ढहने से क्या आश्रय है, तथा कवि इस पंक्ति से क्या कहना चाहता है। मदरसे यानी विद्यालय, जो बच्चों के पढ़ने का स्थान है। अब क्या होता है, बच्चे सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी जाते हो सुबह सुबह। कहाँ जाते हो आप, सुबह सुबह स्कूल जाते हो। लेकिन कवि ने जिन बच्चों को देखा वो कहाँ जा रहे थे, वो काम पे जा रहे थे। तब उनके मन में ये सवाल उठा, क्या ये सारे विद्यालय, ये सारे मदरसों के जितने भी भवन बने हुए थे, क्या कोई भूकंप आया और ये सब गिर गए, जो बच्चों के पढ़ने का स्थान नहीं बचा और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने इस सवाल को उठाया है कि मदरसों की इमारतें ढहने से। तो क्या बता रहे, मदरसों की इमारतें ढहने से कवि का आशय है कि विद्यालयों का नष्ट हो जाना, अर्थात कोई भूकंप आया और वो सभी नष्ट हो गए। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि बाल मजदूरी करना दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, अब जैसे मैंने इसको बताया ना, छोटे बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, क्योंकि वो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, हमारा देश संवरेगा, हम संवरेंगे। अगर वो ही बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा देश संवर सकता है, क्या हमारा भविष्य संवर सकता है, नहीं हो पाएगा ना। तो वही चीज उन्होंने बताया, इसीलिए उन्होंने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करेंगे तो ऐसा ही अनुभव होगा कि मदरसों की दीवारें ढह गई हैं। तो जिस समय में उन्हें पढ़ना चाहिए उस समय अगर काम पे जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये सारे विद्यालय नष्ट हो चुके हैं, यही हम सोचेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, अंतरिक्ष में गेंदों के गिर जाने से क्या तात्पर्य है, तथा इसके माध्यम से कवि क्या सुझाव देना चाहता है। यानी कि खेलने के लिए जो सारी गेंदें थी वो सभी कहीं नष्ट हो गई हैं, खो गई हैं। अंतरिक्ष में गेंदें गिरने से उनका यही तात्पर्य है। अंतरिक्ष में गेंदों के गिर जाने से कवि का आशय यह है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं। इनके माध्यम से कवि यह सुझाव देता है कि यदि बच्चों को खेलने की गेंद नष्ट नहीं हुई है तो बच्चों के खेलने की उम्र में उनसे बाल मजदूरी जैसे कार्य नहीं कराने चाहिए।
तो क्या है, मतलब अब बच्चे क्या है, वो खेलते हैं, हम सभी को पता है, गेंद उनका बड़ा प्रिय रहता है, बहुत तरीके से गेंदे वो खेलते हैं। अब अगर गेंदे नहीं हैं तो उसका मतलब क्या है, उनका भविष्य खतरे में है, बचपना खतरे में है। यानी कि जब गेंद नहीं है तभी तो वो काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर गेंद रहेगी, वो खेलेंगे, तो बाल मजदूरी जैसा वो कार्य नहीं करेंगे। और अंतरिक्ष में गिर गई अर्थात नष्ट हो गई हैं, इसलिए वो बाल मजदूरी के लिए जा रहे हैं। अब सेम जो हमने अभी पढ़ा था ना काव्यांश, उसी पे 3 और प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिएगा, काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। बहुत सारे प्रश्न उठे थे उन काम पे जाते बच्चों को देखकर, वही आपको यहाँ बताने हैं। तो देखिए क्या है, काम, बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह सोच रहा है क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में उछलकर खो गई हैं। दूसरा क्या था, सारी रंग बिरंगी पुस्तकें दीमकों ने खाकर नष्ट कर दिया है। क्या उनके खेलने के लिए बने खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या भूकंप से विद्यालयों की इमारतें ढह गई हैं, या फिर अचानक ही सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो बच्चों के जो काम पर जा रहे हैं, यानी कि उनके पढ़ने लिखने खेलने के जितने भी साधन थे वो सभी नष्ट हो गए। यही उसके दिमाग में प्रश्न उठा और यही उसने हमारे सामने रखा। दूसरा प्रश्न है, कवि समाज और सरकार से क्या अपेक्षा करता है। वो समाज से और सरकार से क्या चाहता है इन बच्चों को जो है वो काम पर ना जाना पड़े। तो क्या कहते हैं, कवि समाज और सरकार से अपेक्षा करता है कि बाल मजदूरी की समस्या को गंभीरता पूर्वक ले। यानी कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समस्या है, ये एक बहुत विकट समस्या है। तो वो चाहते हैं कि सरकार जो है थोड़ा सीरियस होकर इस बारे में सोचे और कदम उठाए, उसके उन्मूलन के लिए मिलकर कार्य करे। उन्मूलन के मतलब बाल मजदूरी जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए मिले बैठे और उसके लिए कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। कवि ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि बचपन का समय खेलकूद तथा विद्या ग्रहण के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण का समय होता है। बच्चों का आजीविका के लिए काम करना बेहद चिंता का विषय है। अब देखिए, कोई भी बचपना होगा, अगर बचपन में ही उनका सारी चीजें, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब हटा दिया जाएगा, तो क्या बच्चे का बचपन बचेगा? नहीं बचेगा ना। बच्चा और वो सारी चीजें छोड़ के वो क्या कर रहा है, वो मजदूरी करने जा रहा है। तो ये तो सबसे भयंकर बात है ना। तो ये ऐसी समस्या है जिस पर हमें सोचना चाहिए। इसीलिए कवि ने यहाँ पर बोला है कि इसे विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रश्न की तरह लिखेंगे तो लोग सोचेंगे और इसका निवारण करेंगे। और खास तौर से ये बात कवि चाहता है कि सरकार सोचे और समाज सोचे इसके लिए। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि की किस भावना का पता चलता है। तो ये थोड़ा क्या है, जिसे बोलते हैं ना, परेशान है वो, कोई की मजदूरी जैसे विषय, बाल मजदूरी जैसे विषय को लेकर वो चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि ये भविष्य, हमारे देश, हमारे समाज और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए वो इस विषय को लेकर चिंतित हैं। विषय है हमारा बाल मजदूरी। प्रस्तुत काव्यांश से पता चलता है कि कवि बच्चों को मजदूरी करते देखकर उनके भविष्य के प्रति बहुत चिंतित है। कवि का भावुक मन बच्चों से उनका बचपन छिनते देख बहुत व्यथित है, कि उनको लग रहा है कि अरे बच्चों से उनका बचपन छिन रहा है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वह सभी बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने हेतु समान सुविधाएं व अवसर प्रदान करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे सभी बच्चे जो है खेलते कूदते पढ़ते लिखते सभी कुछ है, उसी तरीके से ये बच्चे भी पढ़े लिखे और खेले कूदे, इनका बचपन बना रहे और ये पढ़ाई लिखाई के जरिए अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो ये चीज़ उनकी चिंता का विषय है कि आखिर इन बच्चों को वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं जो सभी को मिलती हैं। तो यही उनकी चिंता का विषय है। अब हम आ गए हमारे तीसरे काव्यांश पे। तीसरा काव्यांश क्या दिया है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि यह सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अभी इससे वाला जो कनेक्टिंग जो काव्यांश था उसमें ये था कि ये सारी चीज़ें, यानी कि गेंदें,
किताबें, खिलौने, मदरसे, मैदान, घर के आंगन, बगीचे, ये सभी क्या नष्ट हो गए हैं? ये वो सवाल कर रहे थे। तो उसके बाद क्या है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो मतलब उन्होंने बोला कि अगर ये सब कुछ नष्ट हो गया है तो इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है रहने लायक। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हो कि हम यहाँ पर रह सके। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। उन्होंने क्या बोला, कितना भयानक होता अगर ये सारी चीजें नष्ट हो गई होती। सोचो कि किताबें, गेंदे, खिलौने, मैदान, घर के आंगन, विद्यालय सब अगर नष्ट हो चुके होते तो सोचो कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे ज्यादा यह है कि ये सारी चीजें हस्बा मामूल हैं, लेकिन ये अभी भी भयानक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं। क्यों ये भयानक है? हस्बा मामूल का मतलब है कि अभी भी मौजूद है, कि ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन तब भी ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। ये जो है भयानक है। अगर नहीं होता, काम पे जा रहे होते, तो ये तो भयानक स्थिति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक ये इसलिए है क्योंकि ये सभी मौजूद है और तब भी ये बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। अब इस पे प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, प्रश्न द्वारा कवि हमारा ध्यान किस ओर दिलाना चाहता है? इस काव्यांश में वो किस तरफ दिला रहे हैं? प्रश्न द्वारा कवि हमारा ध्यान इस ओर दिलाना चाहता है कि इस दुनिया में बच्चों के लिए तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है। यह अत्यंत भयानक है क्योंकि इससे देश का भविष्य अंधकार में बन रहा है। तो ये प्रश्न उन्होंने क्यों किया है कि ये सभी हस्बा मामूल हैं, लेकिन तब भी ये इतना भयानक है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों का बचपना, उनका भविष्य, हंसना खेलना कूदना, ये सभी इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। मगर ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी इन बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। इसी तरफ वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आखिर इन बच्चों से इनका बचपन क्यों छीना जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की हजारों सड़कों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या है, ये बाल मजदूरी किसी एक रीजन की बात नहीं है, ये दुनिया के हर एक कोने की समस्या है, इसीलिए इन्होंने हजारों सड़कों कहा है। दुनिया की हजारों सड़कों पंक्ति में यह भावना निहित है कि बाल मजदूरी की समस्या लगभग पूरे विश्व की समस्या है। हमें सभी देशों में बाल श्रमिक देखने को मिल जाते हैं, अतः यह किसी एक विशेष देश की नहीं वरन पूरे विश्व की एवं पूरे मानव जाति की समस्या है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ये समस्या है या हमारे देश की समस्या है। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, बाल मजदूरी करते हुए बच्चे आपको दिख ही जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि विश्व की हजारों सड़कों, यानी कि ये विश्व के हर कोने, हर देश की समस्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस समस्या को दर्शाया है तथा समाज व देश हेतु चिंता का विषय क्या है? तो कौन सी समस्या है? वो है बाल श्रम या बाल मजदूरी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बाल श्रम अर्थात बच्चों द्वारा काम करने एवं उनका बचपन छिन जाने की समस्या को दर्शाया है। कवि कहता है कि बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है जो समाज व देश हेतु चिंता का विषय है। तो यहाँ पर वो हमारी समस्या क्या बता रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वो है बाल मजदूरी। सरकार काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या जारी है, इसलिए ये चिंता का विषय है। क्योंकि समाज हो चाहे देश हो, इन सभी का भविष्य हमारे ये बच्चे होते हैं। अगर इन्हीं का भविष्य नहीं रहेगा तो क्या हमारा भविष्य रहेगा, हमारे देश का भविष्य रहेगा, हमारे समाज का भविष्य रहेगा? किसी का नहीं रहेगा। इसलिए ये चिंता का विषय है। अब सेम जो काव्यांश हमने पढ़ा ना, उसी पे 3 प्रश्न और दिए गए हैं। देखिए क्या है, कवि द्वारा बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे कहकर पुनरावृत्ति किए जाने का आशय स्पष्ट कीजिए। आखिर उन्होंने क्यों बोला? पहले बच्चे बोला, फिर छोटे छोटे बच्चे बोला। इस बच्चे को उन्होंने बार बार क्यों लिया है? क्योंकि वो छोटे बच्चों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये कितने मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन्हें काम करना पड़ रहा है।
कवि द्वारा बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे कहकर पुनरावृत्ति किए जाने का आशय ये समझाना है कि काम पर जाने वाले बच्चे वास्तव में बहुत ही छोटे हैं। हमने बताया ना कि वो बहुत छोटे हैं। एक तो बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। बच्चे होते हैं कुछ, भाई हम बोल देंगे 12-15 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे 7-8-6 साल के भी बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है ना। तो वो उन्होंने बताया है कि इनकी आयु बहुत कम है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। ये आयु उनके काम करने की नहीं वरन खेलने कूदने और पढ़ने की है। यानी वो इतने छोटे हैं कि वो काम पे जाने वाले नहीं हैं। क्या है, आप खेलिए कूदिए पढ़िए, वो उनकी उम्र है। इस आयु में उनका मजदूरी करना हमारे लिए लज्जा का विषय है। छोटे बच्चे अगर हम देखते हैं, अगर आपसे बोले कि आपका चाय का कप उठाकर लेकर जा रहे हैं, आपके लिए चाय लेकर आ रहे हैं, पान बीड़ी लेकर आ रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अगर आप देखोगे और अपने घर के बच्चों को देखोगे तो हमें आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। आपके कब करके छोटे बच्चे देखिए ना, एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीते हैं, ठीक है ना। मम्मा के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। और वो जो काम कर रहे हैं वो अपना काम तो उन्हें करना ही करना है, उन्हें साथ में औरों का काम करना है और वो पैसे कमाकर उन्हें घर की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो सोचिए उन छोटे छोटे कंधों पर कितना ज़्यादा बोझ है। तो ये हमारे लिए चिंता का वाकई विषय है। क्या इतने छोटे बच्चों को काम करना चाहिए? ये वाकई ऐसी एक समस्या है जो हमें जब भी कहीं बच्चे काम करते देखें तो आप इनको सोचिए कि क्या ये ऐसा होना चाहिए। तो ये मजदूरी हम कहीं देख रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, उन बच्चों के लिए नहीं कि इतने छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि द्वारा समाज से ये क्या प्रश्न पूछा गया है और क्यों? यहाँ पर क्या पूछा गया है? उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। क्या सारी चीज़ें नष्ट हो गई? गेंदे, किताबें, खिलौने और क्या कहते हैं मदरसे, घर के आंगन, सभी कुछ क्या ख़त्म हो गए हैं? ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं क्योंकि बच्चे खेलने कूदने की जगह काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि द्वारा समाज से यह प्रश्न पूछा गया है कि ये बच्चों की खेलने की सारी चीज़ें, घर आंगन, मैदान, मदरसा, विद्यालय अचानक ही कहीं समाप्त हो गए हैं क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने की आयु में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि जो उम्र उनके खेलने कूदने की होनी चाहिए उस उम्र में उन्हें काम करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने इस प्रश्न को पूछा है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने सबसे अधिक भयानक किस स्थिति को माना है? सबसे ज्यादा भयानक स्थिति कौन सी है? उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कौन सी चीजें? गेंदे, किताबें, खिलौने, ये सभी खत्म हो गई हैं। लेकिन सबसे भयानक स्थिति है कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन तब भी बच्चे काम पर, मान लो अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई होती तो बच्चे काम पर जा रहे थे तो ये स्थिति भयानक थी। लेकिन उससे भी भयानक ये इसलिए है क्योंकि ये सभी मौजूद हैं और मौजूद होने के अलावा भी इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये सबसे भयानक स्थिति है। कवि छोटे बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को भयानक कहता है, किंतु वो कवि ने सबसे अधिक भयानक उस स्थिति को माना है जब सभी सुख सुविधाएं और मनोरंजन के साधनों के उपलब्धता के बावजूद बच्चों को विवशतापूर्ण मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। यानी कि सब मौजूद है लेकिन तब भी उन्हें मन मार के क्या है, उस मजदूरी को करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमारे काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब हम आ गए संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पे, यानी कि पूरा पाठ जो हमारा है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। अब ये जो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न है ना, ये हमारे देखिए कवि परिचय से पूछा जा सकता है, राजेश जोशी के जीवन के बारे में, उनके जीवन मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनके पुरस्कार, उससे कोई प्रश्न आ सकता है आपका। उनकी काव्यगत विशेषताएं यानी कि उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, वो कैसे विषयों पर लिखते हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, इन सभी पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है ये जो पूरी कविता है इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे हमें कवि क्या समझाना चाह रहे हैं, यानी कि इसका आश्रय क्या है, उस पर प्रश्न आ सकते हैं। फिर इस मजदूरी जो हमने बाल मजदूरी की समस्या पर जो कविता है उस पर आपके मत पूछे जा सकते हैं कि आप अगर स्थिति में होते तो आपकी क्या सोच होती, आप क्या कर सकते हो समाज को सुधारने के लिए, या इस जैसी सिमिलर और कौन सी समस्याएं हो सकती है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं पाठ आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता के आधार पर लिखिए कि कवि को बच्चों की किस समय और कहां जाते हुए देखकर पीड़ा हुई। अब ये जो कविता है ये किस समय जा रहे हैं? ठंड की सुबह है। सुबह सुबह जब कोहरा पड़ रहा है, कोहरा इतना घना है कि उसे कोहरे से ढकी सड़क बोला गया है,
उस समय छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में भयंकर सर्दी के मौसम में सुबह के समय जबकि सड़क घने कोहरे से ढकी है, बच्चों को काम पे जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। ऐसी ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर देता है। यानी कि एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से इतने छोटे बच्चे जिन्हें घर में रजाई के अंदर होना चाहिए, वो छोटे बच्चे घर ऊपर बैग लाते बस्ता लाते जो है वो कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों की बाल मजदूरी करने का कारण उनका बचपन छिन रहा है, जो कि उचित नहीं है। अब बच्चे अगर काम पे जाएंगे तो क्या वो खेल पाएंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे? तो इससे क्या होगा, उनका बचपन उनसे छिन रहा है। तो ये मौसम क्या है, आपको बताया गया, ठंडी की बहुत सर्द सुबह है, जिस समय का ये वर्णन किया गया है जब हमारे कवि ने उन बच्चों को देखा है और उससे वो बहुत अधिक चिंतित हैं, तो वो इसके बारे में बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने हमारे समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है और क्यों कहा है? उन्होंने सबसे भयानक पंक्ति बोला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे हमें विवरण की तरह नहीं लिखकर इसे कैसे लिखना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसे हमें एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। तो भयानक पंक्ति क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने बच्चों द्वारा मजदूरी करने की विवशता को अपने युग की सबसे बड़ी समस्या बताया है। अतः बाल मजदूरी को हमारे समय की भयानक पंक्ति कहा गया है, क्योंकि यह स्थिति अत्यंत भयावह है तथा यह भयानक त्रासदी की ओर संकेत करती है कि इतना भयानक त्रासदी हो सकती है। बच्चों का बचपन छीना जा रहा है और कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मतलब सभी लोग चिंतित हैं कि ये इतनी भयानक कार्य हो रहा है, लेकिन समाज भी चुप है, सरकार भी चुप है, कोई इस चीज को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं कर रहा है। इस चीज को लेकर हमारे जो कवि है बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, ये उनका बचपन छीनने का काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जिस आयु में बच्चे काम पर जा रहे हैं, वास्तव में उस आयु में बच्चों को क्या करना चाहिए? अब जो छोटे बच्चे जिस आयु में काम पे जा रहे हैं, वो आयु क्या होती है? छोटे से बच्चे हैं, जाहिर सी बात है खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सारी चीजें बच्चों को करनी चाहिए, ना कि काम पर जाना चाहिए। तो उस उम्र के बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, उन्हें खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजें से उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वास्तव में जिस आयु में बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस आयु में उन्हें विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही साथ खेल कूद तथा अपने शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे उनके भावी जीवन की नींव सुदृढ़ होती है। तो अब जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे कूदेंगे, तभी तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। तो ये इस उम्र के बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई और खेलने का काम करना चाहिए, जिससे उनका शरीर मजबूत हो और साथ ही साथ उनके दिमाग का भी डेवलपमेंट हो। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि की पीड़ा का क्या कारण है? अब जो हमारे कवि हैं राजेश जोशी जी, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और तकलीफ में हैं। अब वो क्यों चिंतित हैं, क्यों तकलीफ में हैं? कारण क्या है भाई, एक दिन सर्द मौसम में सुबह सुबह वो बाहर निकले तो देखा कि एक तो ठंडा मौसम था, कोहरा पड़ रहा था, और उस कंडीशन में बच्चे क्या थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पर जा रहे थे। इस बात को देखकर हमारे कवि बहुत चिंतित हो गए। तो ये उनकी चिंता का विषय था कि इतने छोटे बच्चे जिन्हें खेलना कूदना चाहिए पढ़ना चाहिए, वो इतनी छोटी उम्र में वो काम कर रहे हैं। इस कविता में कवि की पीड़ा का मुख्य कारण बच्चों का मन मारकर बाल मजदूरी करना है। कवि यह सोचकर दुखी है कि इतनी छोटी आयु में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है और समाज के लोग बाल मजदूरी होते देखकर संवेदनहीन बने हुए हैं। कि मतलब वो देख रहे हैं कि बाल मजदूरी हो रही है, लेकिन तब भी वो संवेदनहीन है, उनके मन में कोई संवेदना नहीं जाग रही है।
वे इस भयानक स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होते हैं। लोगों के लिए यह एक साधारण सी बात बन के रह गई। देखिए, यहाँ पर जो बात वो कह रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसी होती है। आप कहीं बाहर जाते हो, छोटे बच्चों को काम करते देखते हो, ठीक है, आपके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि आप आए दिन ये चीज़ देखते हो। लेकिन ये भयानक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा हो रहा है। और हम इसको देखते देखते इतना हैबिचुअल हो चुके हैं कि अब हमें इस बात को लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो रूटीन की बात हो गई। इसलिए उनकी पीड़ा ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि बच्चे इतना मजदूरी कर रहे हैं जो ये सीरियस उनको नहीं लग रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं? इस समस्या का समाधान क्या है? अब वो सुविधा और मनोरंजन की क्यों है? क्योंकि उन्हें जो है काम करना पड़ा है, अपने आप का पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पेट पालने के लिए जो है उन्हें काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो इस सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित भी हैं। देखिए क्या है, तमाम सुख सुविधा और मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता के बावजूद बच्चे उनसे वंचित हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की आर्थिक विवशताओं के कारण काम करना पड़ रहा है। भाई, उनका परिवार जो है आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है कि उन्हें खाना भी मुहैया करा सके, तो ये सुख सुविधाएं तो पीछे की बात है। अब जब खाना मुहैया नहीं करा सकती हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई चलो तुम काम करो, अपना पेट भी पालो और हमारा पेट भी पालो। भाई, जितने हाथ होंगे, जितना काम होगा, उतना हम अर्न कर सकेंगे और उतना ही हमारे जो ज़रूरतें हैं पूरी हो पाएंगी। तो यही उनकी आर्थिक, उनकी जो है पैसे नहीं है उनके पास, जिससे परिवार की आर्थिक दशा को सुधारने में सहायता हो सके। तो काम करेंगे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसे में उन बच्चों को पढ़ने लिखने या खेलने कूदने का समय ही नहीं मिलता। भाई, अगर काम करेंगे तो क्या उन्हें इन सब चीज़ों के लिए समय मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाकर सख्ती से उनका पालन कराना होगा तथा समाज को भी इस विषय पर संवेदनशीलता दिखानी होगी, तभी हमारा समाज बाल मजदूरी की समस्या से मुक्त हो जाएगा। देखिए, सरकार जो है वो सरकार से क्या कह रहे हैं, कुछ सख्त नियम बनाइए और उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। सरकार ऐसा करती है, हम ये नहीं कह रहे नहीं करती, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं है। क्या है, हमारा संवेदनशील होना जरूरी कि अगर हम कहीं किसी बच्चे को काम करते देख रहे हैं तो हमें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ बाल मजदूरी हो रही है। तो अगर ऐसा हर कोई व्यक्ति करेगा तो जो बच्चों को काम पर रखते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं, वो लोग आगे से ऐसा करना बंद कर देंगे। तो ये एक डर उनके मन में बिठाना जरूरी। अब सरकार तो नियम बना लेती है, सख्त उनकी कार्रवाई भी करती है, लेकिन क्या है, हम अगर देख रहे हैं तो हमारे लिए नॉर्मल बात है। जब वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है तो सरकार तो हर जगह आके देखेगी नहीं ना। तो ये हमारा काम है कि अगर हम कहीं देख रहे हैं तो हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, कवि राजेश जोशी के अनुसार खिलौनों और किताबों को क्या हो गया प्रतीत होता है? अब क्या था उनके हिसाब से, क्या है, खिलौने जो हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं और किताबें क्या हो गई हैं, जिनको दीमकों ने खा लिया है। अर्थात क्या किताबें और खिलौने पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? ये उनका जो है प्रतीत होता समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, कवि राजेश जोशी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं और सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खाकर नष्ट कर दिया है। इसके माध्यम से कवि ने समाज से प्रश्न किया है, क्या सारे खिलौने और पुस्तकें नष्ट हो गई हैं? जो ये बच्चे विद्यालय ना जाकर काम पर जा रहे हैं, यदि पुस्तकें और खिलौने सलामत हैं तो इन्हें काम पर ना जाकर विद्यालय जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या खिलौने और किताबें जो नष्ट हो गई हैं तभी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, और अगर नष्ट नहीं हुई हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, खेलना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब चीज़ें हैं भी, लेकिन तब भी ये बच्चे इनका इस्तेमाल ना करके जो है वो काम पर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो चिंतित यहाँ दिखे हैं। तो यहाँ पर खिलौने क्या और किताबों को क्या होती है प्रतीत हो गया है, खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं और किताबें जो क्या हुई हैं, जिनको दीमकों ने खा लिया है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 है,
बच्चों को किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए? बच्चे काम पर जा रहे कविता के आलोक में लिखिए। तो क्या है, बच्चों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, खेलने की, पढ़ने की, इन सभी की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी तो बच्चों का विकास होगा ना। तो यही सुख सुविधाओं का कविता में उल्लेख किया गया है। बच्चे काम पर जा रहे कविता के अनुसार बच्चों को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनके बचपन को संवारने में आवश्यक हैं एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बच्चों के लिए खेलने की सामग्री, खिलौने, समुचित शिक्षा, विद्यालय, मैदान आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो जो उनकी सुख सुविधाएं, खेलने का, पोषण का, सभी कुछ उन्हें अच्छे से मिलना चाहिए और ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। प्रश्न संख्या 8 है, कवि बचपन को कैसा मानता है? अब बचपन कैसा होता है? बहुत संवेदनशील होता है, जहाँ पर मन मस्तिष्क का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा समय होता है जो ग्रोथ का समय होता है, जहाँ पर आप मानसिक रूप से भी ग्रोथ करते हो और शारीरिक रूप से भी ग्रोथ करते हो। तो इसीलिए इसको सेंसिटिव बोला जाता है, यानी संवेदनशील बोला जाता है, क्योंकि इस समय अगर कुछ गलत हो जाए तो समझ लीजिए आगे चलकर हर एक चीज़ बिगड़ जाती है। कवि एक अत्यंत संवेदनशील मनोमस्तिष्क का व्यक्ति है। वह सुबह सुबह की ठंड में घने कोहरे में छोटे बच्चों को काम पर जाते देख विचलित हो जाता है। तो कवि बचपन को कैसा मानता है? वो मानता है संवेदनशील मानता है, क्योंकि कवि खुद हमारे बहुत संवेदनशील हैं। कवि के लिए बचपन का अर्थ है खेलना, खिलौना, रंगीन पुस्तकों से भरा उन्मुक्त संसार, जहाँ आत्मीयता भरा घर आंगन, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो, आसमान को छूने की कोशिश करती गेंदें हों, हंसी हो, चिड़ियों की सी चहक हो। तो बचपन कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी ना, तभी बचपन जो है वो संवेदनशील जो है, जो प्रॉपर विकास कर सकता है, वो होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें बचपन में बच्चों को खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी कुछ चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों का विकास करती हैं। तो बचपन कैसा होना चाहिए? इस तरीके का। प्रश्न संख्या 9 है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कथन द्वारा कवि भयानक स्थिति का कौन सा स्तर दिखाना चाहता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर लिखिए। दुनिया की हजारों सड़कों से, यानी कि यहाँ सिर्फ ये किसी एक स्टेट का या किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो ये एक सबसे भयानक स्थिति है कि कहीं एक जगह ऐसा नहीं है कि बच्चे काम कर रहे हैं, ये पूरे विश्व की समस्या है कि हर जगह बच्चा काम कर रहा है। तो ये कथन जो है ना, बहुत ही भयानक स्थिति के स्तर को दर्शाता है। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कथन द्वारा कवि बाल श्रम की भयानक स्थिति से अवगत कराना चाहता है। आज बाल श्रम की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि पूरी दुनिया में बाल श्रम देखा जा सकता है। मतलब सिर्फ एक जगह आप नहीं देखोगे, सभी जगह इस बाल श्रम को आप देख सकते हो। किसी एक देश में नहीं, वरन पूरी दुनिया में हजारों लाखों बाल श्रमिक जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर हैं। आज ये पूरे विश्व की समस्या है। तो यहाँ पर बच्चे अपनी खुशी से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? बच्चों की जब ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो उन्हें लगता है कि भाई हम भी पैसा कमा लें तो हम खुद अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें विवश होकर भाई काम करना पड़ता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे खेलना कूदना पसंद नहीं हो, सभी को पसंद होता है, लेकिन उनकी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उनको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इस समस्या को बताया गया है कि ये सिर्फ एक जगह की सीमित समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की जो है समस्या है, जो एक भयानक स्थिति दर्शाती है। इसीलिए उन्होंने इस पंक्ति का इस्तेमाल किया है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, यानी कि हजारों, दुनिया, पूरे विश्व की इस समस्या को उन्होंने बता दिया है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि बाल मजदूरी के लिए किसे दोषी मानता है? बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर बताइए। तो जो कवि हैं ये इसके लिए मानते हैं सरकार को और जो है समाज को, क्योंकि सरकार इसके लिए सख्त कदम नहीं उठा रही और समाज इसको लेकर जो है वो सीरियस नहीं है, इसलिए वो इन दोनों को ही दोषी इसके लिए ठहराता है। कवि बाल मजदूरी के लिए समाज व शासन तंत्र को दोषी मानता है, जो सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद कर बैठे। वो देख रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन तब भी उस चीज के लेकर एक्शन नहीं लेते हैं। यदि सरकार बाल मजदूरी की समस्या को गंभीरता पूर्वक ले और इसके उन्मूलन के लिए समाज
और सरकार मिलकर क्या कार्य करे तो इस समस्या का समाधान संभव है। तो देखिए, सरकार कर रही है, लेकिन समाज में हम लोग भी आते हैं। समाज कोई एक अलग जगह नहीं है, समाज में हम और आप भी आते हैं। तो यहाँ पर समाज के लिए जो वो कह रहे हैं ना सॉरी, उसका मतलब है कि हमें संवेदनशील होना होगा, हमें एक्टिव होना होगा। अगर हम कहीं बाल मजदूरी होते देख रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए सरकार को, या आप जैसे आपने कहीं देखा कि कोई बच्चा काम पर कर रहा है तो इसकी रिपोर्ट आप थाने में जाकर करो, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाकर करो कि हाँ उस जगह फला जगह बच्चे काम कर रहे हैं। तो भाई वो पुलिस आएगी और जहाँ जो लोग काम से काम करवा रहे हैं उसे दंडित करेगी। ये चीज़ देखकर जो 50 जगह और बच्चे काम कर रहे हैं वो लोग बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे, और जब वो बच्चों को काम पे नहीं रखेंगे तो पेरेंट्स उन्हें काम पर भेजेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये समस्या मिटेगी। तो सरकार जो नियम कायदे बना रही है वो तो माने, साथ में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी देखें कि जहां गलत हो रहा है उसे रिपोर्ट करें। प्रश्न संख्या 11 है, प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि समाज द्वारा बाल मजदूरी सामान्य घटना मानी जाती है। कवि इस बात को बहुत भयानक मानता है और इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है, क्यों? अब क्या है, बाल मजदूरी की जो समस्या है ये बहुत भयानक है। क्यों? क्योंकि ये आप प्रेजेंट टाइम में नहीं, अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदेह, क्योंकि अगर मोस्टली बच्चे काम करेंगे तो सोचो आने वाला भविष्य क्या होगा। बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, उनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा, तो आने वाला भविष्य हमारा कमज़ोर होगा। तो ये एक चिंता का विषय है ना, कि मतलब ये हम, और सबसे बड़ा उससे ज़्यादा है कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि कहीं काम कर रहे हैं, हाँ यार 4-50 बच्चे काम करते हैं, हमारे लिए वो कोई बहुत बुरी या गलत चीज़ नहीं है। तो ये जो सामान्य लेने की टेंडेंसी है कि हम इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। समाज बाल मजदूरी को सामान्य मानकर उसको अनदेखा करता है। समाज के लोगों के लिए बाल मजदूरी सामान्य सी बात या रूटीन का जीवन की बात है। लेखक इस बात को बहुत भयानक मानता है कि लोग बाल मजदूरी की समस्या सुनकर चौंकते नहीं, चिंतित नहीं होते। मतलब अगर हम बोले कि हाँ वहाँ फला बच्चा काम कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होती, और ना ही वो इसको लेकर इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो नॉर्मल सी बात है। वे इसे सामान्य सी बात कहकर अपनी जिंदगी से बच निकलते हैं। बाल मजदूरी देखकर उन्हें कोई आत्मग्लानि नहीं होती। यह समाज के लिए अत्यंत दुखद स्थिति है। मतलब अगर बच्चा कहीं काम कर रहा है तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हमारे लिए क्या लगता है कि अरे ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। तो ये जो एक स्थिति है ना, ये एक बहुत दुखद स्थिति है। हमें इस समस्या को लेकर पहले अपने अंदर संवेदनशीलता जगानी होगी, तभी हम समाज सुधार पाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है, बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर बताइए कि बाल मजदूरी करने की विवशता का क्या कारण है। आखिर बच्चे बाल मजदूरी क्यों कर रहे हैं? वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बाल मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, उनके यहाँ खाने तक के लिए नहीं रहता, तब वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमें बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। देखिए, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ती है। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए उनके बच्चों को बचपन से काम काज करना पड़ता है ताकि वे पैसे कमा सकें और पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये समस्या हमने क्रिएट कर दी। क्या होता है भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, बच्चे हो गए हैं, अब सबको खाना नहीं खिलाया जा सकता, हम भाई खुद पेट नहीं कर पा रहे तो बच्चों को कैसे पेट भरेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जितने हाथ है काम करेंगे उतना पैसा आएगा, तो जाओ भाई तुम काम करो, कमाओ, खुद भी खाओ, तो इससे घर की स्थिति भी सुधरेगी, हमारा खाने के साथ साथ क्या होगा, हम थोड़ी और ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे तो भाई वहाँ पर भी पैसा देना पड़ेगा ना, वहाँ से आना तो कुछ नहीं है। तो वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है, तुम काम पे जाओ, कम से कम कुछ कमाओगे और 2 वक्त की रोटी प्राप्त होगी, इसीलिए वो जो है भेज देते हैं बच्चों को काम पे। तो ये कोई खुशी खुशी नहीं भेजते, ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें काम करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 13 है, क्या दिया है, बाल श्रम असफलता सरकार की या हमारी, तर्क सहित विचार कीजिए। अब जो इतना सारा हम बाल श्रम समाज में देखते हैं, ये किसकी असफलता है, सरकार की है या हमारी है? अब आप जो भी है, अगर सरकार की समस्या है तो आप तर्क सहित दोगे, अगर आप ये हमारी समस्या मांगते हो
तो तर्क सहित दोगे, और अगर दोनों की मिली जुली समस्या मानते हो तो भी आपको तर्क सहित उत्तर देना, मतलब रीजन क्या है इसके साथ ही आप उत्तर देंगे। यदि गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल श्रम किसी एक की असफलता नहीं, वस्तुतः यह हमारी और सरकार दोनों की असफलता है। क्यों? क्योंकि सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं होती, कड़े कदम नहीं उठाती, और हम देखकर इसको इतना सीरियसली लेते नहीं। और तो ये दोनों ही, क्योंकि अगर ये समस्या बनी रही तो आगे चलकर ये हम दोनों के लिए खतरा है। बच्चों को श्रमिक बनने के लिए हम ही अर्थात समाज ही विवश करता है, क्योंकि समाज जो है, जो निचले तबके के लोग हैं, हम अगर उनको काम नहीं देते तो वो गरीबी स्तर उनका बढ़ता जाता है, जिससे वो विवश हो जाते हैं कि वो बच्चों को काम पर भेजें। उनके बाल श्रमिक बनने का कारण हम ही होते हैं। बाल श्रम की समस्या बच्चों के प्रति हमारी असंवेदनशीलता और लापरवाही को ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि हम उनके लिए उतनी संवेदना नहीं रखते हैं, यानी इतना हम कंसर्न नहीं रखते हैं कि ये बच्चे काम करें या ना करें। इस समस्या के लिए सरकार भी समान रूप से उत्तरदायी है। यदि समाज में कोई बुराई फैलती है तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उसे दूर करे, परंतु सरकार बाल श्रम की समस्या को दूर नहीं कर पा रही है, अतः यह सरकार की भी असफलता है। अब सरकार द्वारा अगर देखा जाता है कि समाज में कोई बुराई फैल रही है तो ये काम, उसको दूर करने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार बहुत तरीके से काम कर सकती है, कानून बना सकती है, लोगों को अवेयर कर सकती है, ऐसे दंडित कर सकती है कि इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वो खत्म हो। लेकिन सरकार कानून बनाने के बावजूद भी इस समस्या को खत्म नहीं करके जबकि और बढ़ती चली जा रही है, तो ये क्या मानेंगे? ये सरकार की भी असफलता है। तो ये दोनों की ही असफलता है, यानी कि सरकार और हमारी दोनों की ही असफलता मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 14 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस कुरीति की ओर संकेत करता है? कौन सी कुरीति है? वो है बाल श्रम की कुरीति जो है उसके ऊपर संकेत कर रहा है। क्या है? बच्चे काम पर जा रहे द्वारा कवि समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा की ओर संकेत करता है। यह एक भयानक कुरीति है जिससे देश का भविष्य प्रभावित होता है। बचपन तो फूलों जैसा कोमल होता है, कुम्हला यानी मुरझा जाता है, और आरंभिक कुम्हलाहट उनका जीवन यातनामय बना देती है। समाज को चाहिए कि इस कुरीति का उन्मूलन शीघ्र करे। तो यहाँ पर ये समस्या कुरीति जो है वो है बाल श्रम। अगर बच्चा बचपन से ही इस तरह की मानसिकता में पलेगा तो जाहिर सी बात है जब वो बड़ा होगा तो वो भी संवेदनशील नहीं रहेगा, उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, तो वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इससे समाज जो है वो आगे चल के दूषित हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस कुरीति को हम हटाएं, नहीं तो आगे चल के जो हमें समाज मिलेगा वो बहुत ही भयानक होगा, आपराधिक गतिविधियों से भरा हुआ हो सकता है, जहां पर लोगों का मानसिक स्तर हिला हुआ हो सकता है। तो इस समस्या को हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है? कवि द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि समाज में बढ़ रही बाल मजदूरी जैसे अपराध को रोकने का प्रयास है, यानी कि वो हमें बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है, आप समझिए और इसको रोकिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति के सोचने से या करने से नहीं हो जाएगा, इसके लिए पूरे समाज को एक्टिव होना पड़ेगा, समाज के हर एक व्यक्ति को एक्टिव होना पड़ेगा। प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे में कवि का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बचपन को छीनने से रोकना तथा बाल मजदूरी जैसे घिनौने अपराध को होने से रोकना है। कवि इस कविता में समाज से कहना चाहता है कि बाल मजदूरी को रोकने का प्रयत्न करें, समाज को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना ही कवि का उद्देश्य है। तो उनका उद्देश्य क्या है? वो हमको जो है जागरूक बनाना चाह रहे हैं कि इस समस्या को अगर आपको मिटाना है तो आपको जागरूक होना होगा। ये सबसे बड़ा उद्देश्य उनका इस कविता को प्रस्तुत करने का रहा है। तो ये हो गए हमारे इस अध्याय के पूरे प्रश्न। तो देखिए ना कितने तरह तरह से प्रश्न पूछे गए, आपके मत भी पूछे गए, कवि के बारे में भी पूछा गया, पंक्तियों के बारे में पूछा गया, पंक्तियों के आश्रय के बारे में पूछा गया, कितनी सारी समस्याओं के बारे में इसमें पूछा गया। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं ना, बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई और बहुत तरह के प्रश्न भी निकल कर आए, जिनका सभी का हमने अच्छे से उत्तर दिया। तो ऐसे और भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि सिर्फ इतने ही लिमिटेड ही प्रश्न हो, तो प्रश्न तो बनने की कोई देरी नहीं है, बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरह के प्रश्नों की जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रश्न को समझना और उत्तर को लिखना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा।
इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस हम आपको कराते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये बुक क्षितिज भाग 1 समाप्त हो गई। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब हमारे खत्म हो गए वीडियो, भाई हमारी नेक्स्ट बुक है ना कृतिका भाग 1, उसके भी तो अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपनी नई बुक के साथ में, यानी कि कृतिका भाग 1 के अध्यायों के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।